अथर्व को लाइटनिंग तत्व को समझने की कोशिश करते हुए 1 सप्ताह हो गया है और अब तक वह कोई प्रगति नहीं कर पाया है। लेकिन वह निराश नहीं हुआ। हर दिन वह पिछले दिन की तुलना में अधिक प्रयास करता है। वह वास्तव में इसे बहुत बुरी तरह से समझना चाहता है। अगर वह थोड़ी प्रगति कर सकता है तो यह निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा को बढ़ाएगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह किस ग्रेड तक पहुंचेगा, लेकिन वह जानता था कि यह पिंक ग्रेड तक ही सीमित नहीं रहेगा। साथ ही थोड़ी समझ होने से उसके भविष्य की समझ के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। यह एक घर बनाने जैसा है। एक बार जब आप नींव रख देते हैं तो यह आसान हो जाता है। खैर, ऐसा उसने सोचा। अथर्व ने चीजों को जल्दी नहीं किया और इसे धीरे धीरे लिया। वह जानता था कि चूंकि यह उसके साथ था, इसलिए वह निश्चित रूप से एक दिन सफल होगा। चूंकि उसने कोई प्रगति नहीं की थी, इसलिए उसने बाहर जाने और प्रशिक्षण लेने का फैसला किया, क्योंकि उसे ऐसा करते हुए काफी समय हो गया था। अगले दिन अथर्व ने तैयारी की और हमेशा की तरह प्रशिक्षण के लिए जंगल में चला गया। दोपहर को जब वह अभी भी प्रशिक्षण ले रहा था, अचानक बारिश शुरू हो गई। अथर्व तुरंत उस गुफा में चला गया जहां वह आमतौर पर प्रशिक्षण लेता है। उसे यह एक दिन मिली जब बारिश होने वाली थी। वह घर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने प्रतीक्षा करने के लिए कहीं और जगह ढूंढी। जल्दी ही भारी बारिश शुरू हो गई। गड़गड़ाहट। आसमान में तुरंत गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। धमाका। अथर्व अचानक कुछ भी सुन नहीं पाया। उसके कान में लगातार आवाज आ रही थी। वह तुरंत गुफा से बाहर भागा और बारिश में बाहर खड़ा हो गया। जब उसने अपनी बाईं ओर देखा तो उसने देखा कि जमीन का कुछ हिस्सा झुलसकर काला हो गया था। यह देखकर उसके दिमाग में यही बात आई। गड़गड़ाहट। अथर्व ने एक बार फिर गड़गड़ाहट की आवाज सुनी और ऊपर देखा। उसने आसमान में बिजली चमकती देखी, जैसे कि वह नृत्य कर रही हो। धमाका। बिजली अथर्व से दूर एक जगह गिरी, लेकिन उसने सब कुछ साफ देखा। अथर्व पूरी तरह से स्थिर खड़ा रहा। 10 मिनट के बाद भी हिल नहीं पाया। वह एक ट्रांस में था। जब उसने बिजली का प्रदर्शन देखा और यह कैसे गिरती है, उसे अचानक एक बोध हुआ। दृश्य उसके दिमाग में घूमता रहा, तेज गति से लेकर उसकी विनाशकारी शक्ति तक। सब कुछ खुद को दोहराता रहा। कुछ समय बाद यह बंद हो गया। क्या अफसोस है, अगर मुझे एक बार फिर यह एहसास हो जाए तो मैं निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा को बैंगनी ग्रेड में सुधार पाऊंगा, अथर्व ने दुखी होकर कहा। हालांकि यह पूरी तरह से बेकार नहीं था। उसने खुद इसे देखने से कुछ चीजें सीखीं। हालांकि अराजकता वाला स्थान अद्भुत है, लेकिन यह असली नहीं था। इसलिए दोनों जगह कैसा महसूस होता है, इसमें एक बड़ा अंतर है। लेकिन इस संदर्भ के साथ वह आखिरकार बिजली तत्व की अपनी समझ में प्रगति करना शुरू कर सकता है। बारिश बंद होने के बाद अथर्व ने प्रशिक्षण बंद करने का फैसला किया। इसके अलावा उसने पहले से ही कुछ समय के लिए प्रशिक्षण लिया था। वह यह देखने के लिए भी उत्सुक था कि उसकी यह छोटी सी प्रगति उसकी प्रतिभा में कोई बदलाव लाएगी या नहीं। शहर वापस जाते समय उसने देखा कि गेट पर भीड़ थी। वह उत्सुकता से यह देखने के लिए आगे बढ़ा कि क्या हो रहा है। जब वह वहां पहुंचा तो वह कुछ भी नहीं देख सका, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। गुड डे मिस्टर, कृपया मुझे बताएं कि क्या हो रहा है, अथर्व ने घटनास्थल पर मौजूद एक व्यक्ति से पूछा। उस व्यक्ति ने अथर्व की ओर देखा और फिर अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं उठाई। वह व्यक्ति अथर्व को नहीं जानता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। क्या कमीना है, अथर्व ने गुस्से में गाली देते हुए कहा और फिर किसी और की तलाश में चल पड़ा जो उसे बता सके कि क्या हो रहा है। चारों ओर पूछने के बाद
उसे पता चला कि जोनास अकादमी से वापस आ गया है। स्टारलाइट अकादमी में शामिल होने के बाद यह पहली बार था जब वह शहर वापस आया था। अथर्व के मन में अभी भी जोनास की छाप थी। मेरा मतलब है, पर्पल टैलेंट वाले किसी व्यक्ति की छाप कौन नहीं रखेगा। अथर्व को वह ईर्ष्या भरी नजर याद आई जो उसने जोनास को दी थी जब उसने देखा कि कैसे सभी अकादमियां उसके लिए लड़ रही थीं। उसे यह भी पता चला कि जोनास परीक्षा तक रुकेगा। वह इस समय क्यों आया? क्या वह परीक्षा के बाद नहीं आ सकता था? अथर्व को अचानक दबाव महसूस हुआ। अगर यह पहले होता तो भले ही उसके पास ऑरेंज टैलेंट होता, उसे कोई परवाह नहीं होती क्योंकि वह समय के साथ इसे सुधार सकता है। लेकिन अब जोनास आ गया, शहर के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति जिसके पास पर्पल टैलेंट है। स्पष्ट करने के लिए, मार्था शहर से नहीं है। उसने वर्तमान में इस छोटे से शहर में सभी पर राज किया, यहाँ तक कि बड़े शहरों में भी वह अभी भी उच्च स्थिति वाला व्यक्ति था। कोई भी किसी की छाया में रहना पसंद नहीं करता। अगर जोनास नहीं दिखाई देता तो अथर्व ऑरेंज टैलेंट से संतुष्ट हो जाता। लेकिन अब वह और अधिक चाहता था। उसे अपनी प्रतिभा को बैंगनी तक ले जाना था, चाहे कुछ भी हो। अथर्व नए विश्वास के साथ घर गया और उसके दिल में आग जोरों से जल रही थी। वह तुरंत देखना चाहता था कि उसकी समझ उसे कितनी दूर ले जाती है। घर पहुंचने के बाद वह सीधे अपने कमरे में गया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उम्मीद से भरे अपने दौड़ते हुए दिल को शांत करने के बाद वह अराजकता की जगह में प्रवेश कर गया। वह यह देखने गया कि उसका ग्रेड सुधरा है या नहीं। पत्थर पर अपना हाथ रखने के बाद उसने उसके सामान्य रूप से काम करने का इंतजार किया। पत्थर पर लौटने से पहले ऊर्जा उसके शरीर का चक्कर लगाती रही। जब अथर्व ने परिणाम देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसके पास अभी भी पिंक ग्रेड की प्रतिभा थी। हालांकि वह उम्मीदों के साथ आया था, लेकिन वह यह भी जानता था कि इतने लंबे समय तक इसे समझने की कोशिश करने के बाद यह इतना आसान नहीं होगा। एक पल का बोध काम नहीं कर सकता था। खैर, जब तक वह लंबे समय तक राज्य में नहीं रहता। जब अथर्व के साथ घर पर यह सब हो रहा था तो शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म था। और सबसे ज्यादा चर्चा जोनास की हुई। जोनास का नाम ही नहीं बल्कि अथर्व का नाम भी कई लोगों की जुबान पर था क्योंकि वह दोबारा परीक्षा देने जा रहा था। जोनास के आने पर सभी को याद आया कि उन दोनों ने एक ही दिन परीक्षा दी थी। एक के लिए अकादमियों में लड़ाई हुई और दूसरे को शायद यह याद नहीं था कि वह अखाड़े से कैसे निकला। जोनास को इस बात की खबर मिली कि अथर्व दोबारा परीक्षा देने जा रहा है। उसे वह अकेला व्यक्ति साफ साफ याद था जो मंच पर स्तब्ध खड़ा था। दिलचस्प। शुरू में जोनास की परीक्षा में शामिल होने की कोई योजना नहीं थी, भले ही वह आसपास होता। उसके पास करने के लिए और भी बेहतर काम थे। अगर वह अपने माता पिता से मिलने की इच्छा न रखता तो वह इस निम्न वर्ग के शहर में नहीं आता। उसे यहाँ के लोगों द्वारा पूजे जाने और बच्चों द्वारा पूजे जाने का एहसास भी अच्छा लगता था। कुछ समय बाद शहर शांत हो गया। हर कोई अपने काम में लग गया। हालांकि अभी भी कुछ जगहें थीं जहां अथर्व के दोबारा टेस्ट देने के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, लेकिन यह वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं था। अथर्व ने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा और पूरी तरह से लाइटनिंग तत्व को समझने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसने पहले ही एक सफलता हासिल कर ली थी। यह आसान होगा। रुको, आसान कहने से लोगों को गलत धारणा होगी, यह कम कठिन होगा। अब यह बेहतर है। यह उसके लिए कम कठिन हो गया और उसने तत्व का अधिक अध्ययन करने पर कुछ सुधार देखे। इस तरह 1 महीना जल्दी ही बीत गया। जैसे जैसे परीक्षा का समय करीब आता गया, अथर्व पर दबाव बढ़ता गया।
अब उसके पास केवल 2 महीने बचे थे। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए इन 2 महीनों में महत्वपूर्ण सुधार करने थे कि वह अपनी मां को गौरवान्वित करे। अथर्व को नहीं पता था कि वह समय पर इसे पूरा कर पाएगा या नहीं, लेकिन वह जानता था कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस तत्व में कोई सुधार करने में उसे इतना समय लगा जिसके साथ वह अधिक जुड़ा हुआ था। अन्य तत्वों को बदलने में कितना समय लगेगा? अथर्व थका हुआ था, लेकिन निराश नहीं था। वह जानता था कि अपनी प्रतिभा को बढ़ाकर और एक और तत्व होने से यह उसकी साधना की गति को बढ़ाएगा। इस तरह वह अपने साथियों को पकड़ने और उनसे आगे निकलने में सक्षम होगा, जिन्होंने उससे पहले साधना शुरू की थी। उसे बस समय की जरूरत थी। केवल समय किसी का इंतजार नहीं करता। सौभाग्य से एलिमेंटलिस्ट अपने स्तर जितना ऊंचा होता है, उतना ही लंबा जीवन जीते हैं। इसलिए उसके पास अभी भी बहुत समय है। अथर्व ने देखा कि उसने इस महीने के दौरान अच्छी प्रगति की है, इसलिए उसने फैसला किया कि यह जांचने का समय है कि उसकी प्रतिभा में वृद्धि हुई है या नहीं। अराजकता वाले स्थान में प्रवेश करने के बाद वह धीरे धीरे पत्थर की ओर चला गया। वह कुछ समय तक आशंकित महसूस करता हुआ वहीं खड़ा रहा। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी, फिर अपने हाथों को पत्थर पर रखा। एक बार फिर पत्थर से अज्ञात ऊर्जा उसके शरीर में चली गई। उसके शरीर में एक चक्कर लगाने के बाद वह वापस पत्थर में चली गई। अथर्व घबराहट से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। कुछ समय बाद पत्थर चमक उठा। अथर्व ने कुछ देर तक बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने सामने पत्थर को देखा। अंत में उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। इतने लंबे समय तक प्रयास करने के बाद उसने आखिरकार कुछ प्रगति की। उसकी प्रतिभा गुलाबी ग्रेड से नारंगी ग्रेड तक बढ़ गई है। अथर्व को लगा कि वह एक सपने में था। अगर यह उसके साथ नहीं हो रहा होता तो वह कभी भी इस पर विश्वास नहीं करता, भले ही उसे मौत के करीब पीटा जाता। ठीक है, वास्तव में नहीं। वह खुद को इतनी बुरी तरह से पीटे जाने की अनुमति नहीं देगा, सिर्फ इसलिए कि उसे विश्वास नहीं था। कम से कम अगर उसने कहा कि उसे विश्वास है कि वह सही रास्ते पर जाने के लिए स्वतंत्र होगा। अथर्व को शुरू में ही कुछ संदेह होने लगे थे। हालांकि वह यह सब होते हुए देख सकता था, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा था। अगर इस तथ्य के लिए नहीं कि उसने एक तत्व को जगाया होता तो उसे लगता कि यह सिर्फ एक दिखावा है। अथर्व ने अराजकता की जगह छोड़ दी। वह अपनी नई प्रगति को अपनी मां के साथ साझा करना चाहता था। दुर्भाग्य से जब वह नीचे गया तो वह वहां नहीं थी। वह कहाँ गई थी? ठीक है, मैं उसके लौटने पर उसे खुशखबरी सुनाऊंगा। मार्था देर से लौटी, थकी हुई दिख रही थी। जब अथर्व ने उसे देखा, माँ क्या तुम ठीक हो? वह उसके पास गया। जब उसने उसे देखा तो उसने अपनी थकान छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर पाई। मैं ठीक हूँ प्रिय, मुझे 1 मिनट दो, मैं रात का खाना बनाने जाती हूँ। वह मुस्कुराई। अथर्व ने उसकी ओर देखा और कुछ और नहीं कहा। वह जानता था कि यह उसके लिए आसान नहीं रहा है और वह उसे दुखी नहीं करना चाहता था। चिंता मत करो माँ, मैंने पहले ही रात का खाना बना लिया है, अथर्व ने उससे धीरे से कहा। यह सुनकर मार्था थोड़ा चौंक गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। तुम कितने विचारशील हो युवा आदमी, उसने प्रशंसा भरे लहजे में कहा। तुम्हारी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। अब रात के खाने के लिए वापस आने से पहले फ्रेश हो जाओ, अथर्व ने सज्जनता से कहा। मार्था ने जब अथर्व को देखा तो वह हंस पड़ी। चाहे वह कितनी भी थकी हुई क्यों न हो, जब भी वह अथर्व को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि सारी थकान गायब हो गई है। तुम्हारा बेटा कितना बढ़िया है। जब मार्था ऊपर जा रही थी
तो उसने अथर्व को यह कहते हुए सुना और लगभग गिर पड़ी। क्या वह एक बार के लिए सामान्य नहीं हो सकता? हालांकि उसने यह सोचा, लेकिन वह वास्तव में ऐसा नहीं चाहती थी। अथर्व उसका प्रकाश था और उसे वह खुशमिजाज पसंद है। अगर वह अचानक लोगों की तरह व्यवहार करने लगे तो उसके साथ रहना मजेदार नहीं होगा। अथर्व हमेशा उसे हंसाता है, इसलिए वह उसकी संगति का भरपूर आनंद लेती है। मार्था स्नान करके लौटी। जब तक वह नीचे आई, अथर्व ने पहले ही मेज तैयार कर ली थी। वे साथ बैठे और खाना खाने लगे। मार्था इससे इनकार नहीं कर सकी, अथर्व एक बेहतरीन रसोइया था। लेकिन उसने खुद को उसकी प्रशंसा करने से रोक लिया। मैं बहुत बढ़िया रसोइया हूँ, अथर्व ने बर्तन धोने के बाद कहा। यह सुनकर मार्था ने आंखें घुमाईं। कम से कम किसी को पहले तुम्हारी प्रशंसा करने दो। अथर्व वाकई एक तरह का है, लेकिन वह हमेशा एक बढ़िया संगति देता है। माँ, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, अथर्व ने रहस्यमयी ढंग से कहा मुस्कुरा। ओह, क्या बात है? अथर्व की बात सुनकर मार्था ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अच्छा, मैं आज ऑरेंज टैलेंट में आगे बढ़ने में कामयाब रहा, अथर्व ने गर्व से कहा। वाकई मार्था यह सुनकर दंग रह गई, लेकिन जल्दी ही यह खुशी में बदल गया। अथर्व का अपनी प्रतिभा को बढ़ाने में सक्षम होना अविश्वसनीय बात है, लेकिन वह जानती थी कि अथर्व उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वह शायद इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, वह वास्तव में उससे डरता है। बधाई हो, यह बहुत अच्छी खबर है, मार्था ने उसे खुशी से बधाई दी। माँ, मैं परीक्षा से पहले पर्पल टैलेंट हासिल करने का लक्ष्य बना रहा हूँ, अथर्व ने उसे अपना लक्ष्य बताया। मार्था ने अथर्व की ओर देखा। अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो, ऑरेंज टैलेंट होना पहले से ही अच्छा माना जाता है। खासकर तुम्हारे उस तत्व के साथ। ऐसा नहीं था कि वह उसे हतोत्साहित करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि कभी-कभी इसे आसानी से लेना सबसे अच्छा होता है। चिंता मत करो माँ, मुझे इस बारे में पूरा भरोसा है। अगर मैं परीक्षा से पहले नहीं आ पाया, तो मैं परीक्षा के बाद आ जाऊंगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, अथर्व ने उसे आश्वस्त किया। मैं निश्चित रूप से परीक्षा से पहले आ जाऊंगा, अथर्व ने अपने दिल में घोषणा की। के ठीक है बेबी, याद रखना कि तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। खुद पर बहुत ज्यादा काम मत करो, मार्था ने सावधानी से कहा। अथर्व हमेशा से उसका गौरव और खुशी रहा है। उसे अभी भी याद है कि उसके जन्म के दिन वह कितनी खुश थी। क्या बदमाश है, उसने अपने दिल में कहा, जब उसे याद आया कि बचपन में वह कितना परेशान करने वाला था। प्रत्येक बीतते दिन के साथ परीक्षा का समय करीब आ रहा था। परीक्षा अगले 2 सप्ताह में होगी। जो बच्चे परीक्षा के लिए आयु प्राप्त कर चुके हैं, वे सभी उत्साहित हैं, क्योंकि परीक्षा के बाद वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे। वे सभी परीक्षा के प्रति उत्सुकता से भरे हुए थे और इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। यह आमतौर पर हर साल होता है। नए बच्चे अपनी नई यात्रा के प्रति उम्मीद से भरे होंगे। हालांकि सभी बच्चे अकादमियों में नहीं जाते हैं, क्योंकि कुछ में कम प्रतिभा होती है। उन्हें साम्राज्य में कुछ निचली शक्तियों द्वारा चुना जाता है। पिंक प्रतिभा वाले कुछ ही बच्चे वास्तव में अकादमियों में भर्ती हो पाते हैं। हालांकि ऑरेंज प्रतिभा वाले अधिकांश बच्चे अकादमियों में प्रवेश पाते हैं। इस परीक्षा के बाद बहुत से जीवन बदल जाएंगे, जैसा कि हर दूसरे साल होता है। अकादमियां पूरे साम्राज्य में युवाओं के लिए मिलन स्थल हैं। सम्राट के गुट के अलावा ताकत के मामले में अकादमियां अगली हैं, लेकिन वे हमेशा साम्राज्य से नीचे होते हैं। उन्होंने साम्राज्य के लिए बहुत से शक्तिशाली लोगों को तैयार किया है।
अकादमियों को वस्तुतः साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जा सकता है। सम्राटों का गुट साम्राज्य के हर हिस्से तक नहीं पहुंच सकता। यहीं पर अकादमियां आती हैं। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि वे साम्राज्य के हर एक हिस्से तक पहुंच चुकी हैं। साम्राज्य की तुलना में उनका नेटवर्क बड़ा है। अथर्व का पूरा ध्यान हाल ही में अपनी ट्रेनिंग पर लगा हुआ है, यहाँ तक कि वह कभी कभी खाने के बारे में भी भूल जाता है। जैसे जैसे समय नजदीक आता गया, उसके दिमाग में आवाज तेज होती गई। आवाज उसे कह रही थी कि टेस्ट शुरू होने से पहले उसे पर्पल टैलेंट तक पहुंचना सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि उसे अभी भी उम्मीद है, अभी भी 2 हफ्ते बाकी हैं। अथर्व बहुत दृढ़ निश्चयी था और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोकना चाहता था। वह वास्तव में यही चाहता था, इसलिए उसे अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। मार्था ने उसे परेशान नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि टेस्ट का समय नजदीक आने के साथ ही उसे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। अगर वह सुधार कर सकता है तो यह निश्चित रूप से उसके लिए और भी अच्छा होगा। बैंगनी प्रतिभा और बिजली तत्व के साथ आत्मीयता होने के कारण यह अकादमियों और साम्राज्य से भी बहुत ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि अग्नि तत्व भी उतना ही विनाशकारी है। बिजली की तेज प्रकृति और लोगों को बिजली से मारने की क्षमता के कारण यह लोगों के लिए बहुत उच्च दृष्टिकोण रखता है। बिजली लोगों को झटका दे सकती है, जला सकती है और उन्हें लकवाग्रस्त भी कर सकती है। इसलिए कहा जा सकता है कि इसमें अग्नि तत्व की तुलना में हर तरफ से अधिक मारक क्षमता है। मार्था हमेशा अथर्व का समर्थन करने की पूरी कोशिश करती है। वह हाल ही में वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा है, वह यह कर सकता है। अथर्व अपने शरीर को भी निखारना नहीं भूला। वह अपने प्रशिक्षण में बहुत मेहनती था। वह हमेशा हर 5 दिन में प्रशिक्षण के लिए बाहर जाता है। एक बार जब वह प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था तो उसकी मुलाकात जोनास से हुई थी, लेकिन उनके बीच कुछ भी बात नहीं हुई। अथर्व जोनास को पहचान भी नहीं पाया। उसने उसे केवल एक बार देखा था, इसलिए उसे वास्तव में इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पिछली बार से उसने कोई सुधार नहीं किया था। उसे पता था कि यह मुश्किल होगा, लेकिन वह हार नहीं मान रहा था। अथर्व एक बार फिर बिजली देखने की उम्मीद कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह इसे देख पाया तो वह तत्व की गहरी समझ हासिल कर सकेगा। बिजली एक ऐसी चीज है जिसे केवल तूफान के दौरान ही देखा जा सकता है। यह हमेशा तब भी नहीं दिखाई देती जब बारिश होती है। साथ ही कुछ बार बारिश हुई है, तब भी जब बिजली चमकी है, वह उस दिन जितना भाग्यशाली नहीं रहा। इसके अलावा कोई भी नहीं चाहेगा कि बिजली उसके घर पर गिरे। परीक्षण के दिन से पहले ही 3 दिन बचे थे। अथर्व ने अभी भी कोई प्रगति नहीं की थी। वह इस तरह हार नहीं मानना चाहता था। वह परीक्षण के दिन तक जारी रहेगा। उसे और अधिक प्रयास करने होंगे। रात के खाने पर अथर्व ने पूछा कि क्या मार्था को किसी विशेष स्थान की ओर बिजली को आकर्षित करने का कोई तरीका पता है, या उसे ऐसी जगह के बारे में पता है जो बिजली को अपनी ओर आकर्षित करती है। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मार्था ने पूछा। मैं बिजली गिरते देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे देख पाऊंगा तो मैं इसके प्रति अपनी समझ को और गहरा कर पाऊंगा, अथर्व ने कहा। क्या तुम्हारे पास अराजकता वाला स्थान नहीं है? तुम इसे वहीं समझ सकती हो? मार्था ने पूछा। हाँ, लेकिन तत्व की विशिष्टता के कारण यह कठिन है और मैं इसे अराजकता वाले स्थान में महसूस नहीं कर सकता, अथर्व ने समझाया। मार्था कुछ देर सोचती रही। मुझे एक जगह के बारे में पता है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अगर मैं तुम्हारे लिए कोई जगह ढूंढूंगी तो तुम उसके करीब जाने के बारे में भी नहीं सोचोगे। मार्था अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती थी
अथर्व की हिम्मत को देखते हुए उसे 80% से अधिक विश्वास था कि वह वास्तव में उसके करीब जा सकता है। आराम करो माँ, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। मैं केवल दूर से ही देखूंगा, अथर्व ने आश्वस्त किया। उसे पता था कि उसे निश्चित रूप से एक ऐसी जगह के बारे में पता होगा जहां बिजली गिरती है। अगर उसे इस जगह के बारे में पता हो तो यह मददगार होगा। ठीक है, मुझे पता है कि तुम कितने समझदार हो, मार्था ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अथर्व जानता था कि वह अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए उसने उसे समझाना जारी रखा। सौभाग्य से मार्था उससे बहुत प्यार करती थी और जल्दी ही मान गई। उसने उसे वह जगह बताई जहां बिजली अक्सर गिरती है। उस जगह का पता चलने के बाद अथर्व खुश था। ऐसा कहा जाता है कि जब भी तूफान आता है तो बिजली हमेशा उस विशेष पर्वत की चोटी पर गिरती है। कोई भी इसका कारण नहीं जानता, लेकिन यह लंबे समय से हो रहा था। उन्होंने इसकी जांच की, लेकिन वे खाली हाथ वापस आए। अथर्व ने तुरंत अपना मन बना लिया, वह कल उस जगह की जांच करने जाएगा। इस तरह उसे पता चल जाएगा कि तूफान आने पर आगे क्या करना है। उम्मीद है परीक्षा से पहले तूफान आएगा। अब मेरी यही एकमात्र उम्मीद है। मुझे लगता है कि मैं समय रहते इसे पूरा कर लूंगा। अथर्व अपनी प्रगति की संभावनाओं के बारे में बहुत आशावादी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसे अचानक एहसास हो सकता है और वह तुरंत प्रगति कर सकता है, इसलिए उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अथर्व अपने कमरे में गया। उसने और अधिक समझने के लिए अराजकता की जगह में प्रवेश किया। हालांकि वह कल बाहर जाने वाला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रखना चाहिए। अथर्व को पहले से ही सोने से पहले हमेशा प्रशिक्षण लेने की आदत हो गई है। वास्तव में वह जिस तरह से प्रशिक्षण लेता है, उसे लेकर वह पागल कहा जा सकता है। अथर्व अगली सुबह उस जंगल में चला गया जहां वह आमतौर पर प्रशिक्षण लेता है। आश्चर्यजनक रूप से वह स्थान इसी जंगल में था। उसकी मां ने उसे बताया कि बहुत कम लोगों को पहाड़ की चोटी पर बिजली गिरने के बारे में पता था। केवल शहर के उच्च पदस्थ लोगों को ही इसके बारे में पता था। पहाड़ जंगल के एक गहरे क्षेत्र में था। हालांकि वह लंबे समय से जंगल में था, लेकिन उसने कभी जंगल में और अंदर जाने की कोशिश नहीं की। जंगल में जादुई जानवर थे। जादुई जानवर भी तत्वों के साथ तालमेल बिठाते थे और उनमें से कुछ मनुष्यों की तुलना में इसका बेहतर उपयोग करते हैं। पहाड़ जंगल में बहुत अंदर नहीं था, इसलिए मार्था उसे खुलकर बता पा रही थी। अगर वह बहुत अंदर होता तो वह उसे जगह के बारे में बताने में सहज नहीं होती, क्योंकि अगर वह किसी जादुई जानवर से मिलता तो वह खतरे में पड़ सकता था। अथर्व सावधानी से जंगल में और अंदर चला गया। उसे सावधान रहना पड़ा क्योंकि कभी कभी जादुई जानवर जंगल के बहुत अंदर से निकल आते हैं। 30 मिनट के बाद अथर्व पहले ही जंगल में बहुत अंदर चला गया था। पेड़ बहुत ऊंचे थे और पुराने लग रहे थे। वे यहाँ बहुत समय से रहे होंगे, अथर्व ने पुराने पेड़ पर हाथ रखते हुए बुदबुदाया। अथर्व ने पेड़ों को देखा। जब उसने अपने हाथ पेड़ों पर रखे तो वह उनसे दूर नहीं जा सका। ऐसा लग रहा था जैसे वह धरती से पेड़ की धड़कन सुन सकता है। उसने अपने हाथों को पेड़ से नीचे धरती की ओर बढ़ाया। उसने धरती की दृढ़ता और सहारे को महसूस किया। यह सब कुछ सहारा देने में सक्षम थी और सभी पेड़ इस पर निर्भर हो सकते थे। पृथ्वी को सबसे मजबूत तत्व माना जाता था। अथर्व को इस तत्व के साथ थोड़ी समझ थी और कुछ समय के लिए उसका दिल पृथ्वी की ही लय में सांस ले रहा था। क्या अद्भुत एहसास है! उस पल उसे ताकत का एहसास हुआ। उसकी आंखें कुछ देर तक गहरे भूरे रंग की चमकती रहीं, फिर सामान्य हो गईं।
पृथ्वी तत्व वास्तव में लचीला था और रक्षा के मामले में भी सबसे अच्छा तत्व था। अगर मैं पृथ्वी तत्व को जगा सकूं तो कितना अच्छा होगा। इससे मैं अभी के लिए लगभग पूर्ण हो जाऊंगा। शानदार आक्रमण और शानदार रक्षा के साथ अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कुछ समय के लिए अपनी आंखों में चमकती भूरी चमक से पूरी तरह वाकिफ था। अथर्व ने वास्तव में नहीं सोचा था कि यह छोटा सा एहसास उसके लिए पृथ्वी तत्व को जगाने में मदद करेगा। उसने जंगल के गहरे हिस्सों में अपनी यात्रा जारी रखी। यहाँ आने के बाद से वह जंगल में सबसे गहराई तक गया था। थोड़ी देर में उसके सामने एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। पर्वत 1200 मीटर से अधिक ऊंचा था और यह 300 मील की सीमा तक फैला हुआ था। अथर्व पहाड़ की तलहटी में खड़ा था और पहाड़ की चोटी की ओर देख रहा था। अथर्व ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पहाड़ उबड़-खाबड़ था, इसलिए वह चढ़ते समय जल्दबाजी नहीं कर सकता था। पहाड़ की चोटी पर एक खाली जगह थी। यह बहुत चिकनी लग रही थी, शायद बहुत देर तक बिजली गिरने के कारण। अथर्व कुछ समय बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसने महसूस किया कि एक तेज हवा उसे जोर से मार रही है। उसने पहाड़ की चोटी से दूर तक देखा। जंगल जहां तक उसकी नजर जा सकती थी, वहां तक फैला हुआ था। यह वास्तव में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। वह इसके सबसे गहरे हिस्से में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि वह इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। पहाड़ में बिजली के तत्व की उच्च सांद्रता थी। हालांकि अथर्व ने अभी तक खेती शुरू नहीं की थी, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि पहाड़ में बिजली की सांद्रता कितनी अधिक है। नोट: सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। पहाड़ में बिजली के तत्व की उच्च सांद्रता के कारण अथर्व इसके साथ किसी तरह की निकटता महसूस करने में सक्षम था। यह वास्तव में एक शानदार जगह है। बिना किसी बिजली के उतरने के भी मैं बिजली के तत्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। इस पहाड़ को सभी बिजली के तत्ववादियों के लिए स्वर्ग माना जा सकता है। तत्व को हवा में भी महसूस किया जा सकता था। यह अद्भुत था। अथर्व को बहुत अच्छा लगा। अगर वह यहाँ बार बार रुक सके तो वह तत्व के बारे में अपनी समझ बढ़ा सकता है। अथर्व ध्यान की अवस्था में बैठा और हवा में बिजली के तत्व को महसूस करने की कोशिश की। उसने तत्व पर गहन ध्यान केंद्रित किया। जब अथर्व ध्यान की अवस्था में था तो हवा में बिजली का तत्व तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसका शरीर तत्व की ओर चुंबक की तरह था, यहाँ तक कि पहाड़ पर भी प्रतिक्रिया हुई। पहाड़ में इकट्ठा बिजली का तत्व अथर्व की ओर बढ़ने लगा। अथर्व को कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह पूरी तरह से ध्यान में डूबा हुआ था। कुछ पृथ्वी तत्व भी उसकी ओर बढ़े, हालांकि थोड़ा सा, फिर भी वह उसकी ओर बढ़े। अथर्व बिना किसी हरकत के 3 घंटे तक ध्यान की अवस्था में रहा। वह ध्यान की अवस्था से बाहर आया और घर जाने का फैसला किया। क्या अद्भुत एहसास है! अथर्व को जो एहसास हुआ उससे वह बहुत हैरान हुआ। उसे कुछ हद तक नशा भी महसूस हुआ। वह लगभग खुद को ध्यान से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अथर्व घर चला गया। यह उसके लिए एक फलदायी अनुभव था। वह कल वापस आने का इंतजार नहीं कर सकता था। अथर्व ने तय किया कि वह यह नहीं देखेगा कि उसने कोई सुधार किया है या नहीं। वह परीक्षा तक इंतजार करेगा और देखेगा कि उसे क्या मिला। अगर वह लंबे समय तक रुकना चाहता था तो उसे किसी की सुरक्षा की जरूरत थी। उसे हमेशा ध्यान करते समय सतर्क रहना पड़ता था, हालांकि वह कभी कभी खुद को भूल जाता था। यह उसका पहला मौका था, इसलिए इस एहसास ने उसे चौंका दिया। अथर्व जल्दी सो गया। वह कल जल्दी जाना चाहता था ताकि वह लंबे समय तक समझ सके। उसे यह एहसास वाकई अच्छा लगा और वह इसे फिर से महसूस करना चाहता था। अथर्व अगली सुबह उठा और पूरे उत्साह के साथ पहाड़ की ओर चल पड़ा।
परीक्षा से पहले यह आखिरी दिन था। उसे इस दिन का अच्छा उपयोग करना था। घर जाने से पहले उसने काफी देर तक ध्यान किया। जल्द ही अगला दिन आ गया। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार परीक्षा का दिन आ ही गया। अथर्व हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। यह वह दिन है जब सब कुछ बदल जाता है। आज परीक्षा का दिन होने के कारण शहर में चहल पहल थी। सभी 12 साल के बच्चे उत्साहित थे। इस बार बहुत से लोग परीक्षा में शामिल हुए। क्या यह हो सकता है कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या पिछली परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या से ज्यादा हो? यह विचार प्रत्येक प्रतिनिधि के मन में चल रहा था। आज उपस्थित लोगों की संख्या देखकर परीक्षा प्रभारी एल्डर भी आश्चर्यचकित था। वह खुद को रोक नहीं सका और किसी से पूछा कि क्या कुछ और चल रहा है। माफ करें, क्या कुछ चल रहा है? उसने बगल में खड़े किसी व्यक्ति से पूछा। क्या आपको वह लड़का याद है जिसका 4 साल पहले परीक्षा में किसी भी तत्व से कोई संबंध नहीं था? अजनबी ने पूछा। हाँ, मुझे याद है, उसने उत्तर दिया। अथर्व को याद करना काफी आसान था। चूंकि अथर्व के साथ जो हुआ वह कुछ ऐसा था जो शायद ही कभी देखा गया हो, इसलिए उस दिन उपस्थित बहुत से लोगों को अभी भी वह स्पष्ट रूप से याद था। इसका क्या संबंध है जो हो रहा है? उसने फिर पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 4 साल पहले हुई किसी घटना के कारण इतने सारे लोग क्यों आएंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि वह आज परीक्षा देने आएगा। बहुत से लोग तब नहीं आए और दूसरों से जो हुआ उसके बारे में सुना। इसलिए इस बार वे सभी देखना चाहते थे कि क्या होगा। अजनबी ने जवाब दिया। तो ऐसा ही है हो। उसे अभी भी याद है कि जब उसने अथर्व के टेस्ट का परिणाम देखा तो वह कितना हैरान रह गया था। उसे फिर से टेस्ट देने के लिए कहना पड़ा ताकि यह पुष्टि हो सके कि पहला परिणाम सच था या वह बस कुछ देख रहा था। वही बात सामने आने के बाद ही उसने पुष्टि की कि परिणाम असली था। यह सुनने के बाद वह अकादमियों के प्रतिनिधियों के पास गया और उन्हें बताया कि आज एरिना क्यों भरा हुआ था। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वे सभी बिना किसी बात के हंगामा क्यों कर रहे हैं। नतीजा वही होगा। वह फिर से खुद को क्यों अपमानित करना चाहेगा? प्रतिनिधियों में से एक ने ठंडे स्वर में कहा। अन्य प्रतिनिधियों ने भी यही सोचा। जो व्यक्ति 12 वर्ष की आयु में अपने मौलिक आत्मीयता को जागृत नहीं कर सका, वह संभवतः अपने शेष जीवन में ऐसा करने में असमर्थ होगा। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है और लाखों लोगों में से केवल एक ही अपने जीवन में बाद में अपने मौलिक आत्मीयता को जागृत करने में सक्षम हो सकता है। यही कारण था कि उन्हें अथर्व के अपने तत्व को फिर से जागृत करने में सक्षम होने की कोई उम्मीद नहीं थी। आप गलत हो सकते हैं। क्या होगा यदि वह देर से खिलने वाला है? ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, इसलिए आपको उसे अभी बाहर नहीं करना चाहिए, प्रतिनिधियों में से एक ने शांति से कहा। यहाँ तक कि वह भी जानता था कि यह कितना कठिन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह लड़का चमत्कार नहीं कर सकता। हम देखेंगे। लेकिन इस लड़के को हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक और प्रतिनिधि ने कहा। अधिकांश प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि अथर्व को परीक्षा देने की अनुमति देना समय की बर्बादी थी, लेकिन वे यह भी जानते थे कि इस बात की थोड़ी संभावना थी कि वह वास्तव में अपने तत्व को जगाने में सक्षम हो सकता है। कौन ऐसी अद्भुत चीज का गवाह नहीं बनना चाहेगा? जो लोग अपने तत्वों को सामान्य से बाद में जगाते हैं, वे हमेशा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। हर किसी में अपने तत्वों को जगाने में सक्षम न होने के बाद फिर से परीक्षा देने का साहस नहीं होगा। देखो, यह जोनास है, किसी ने अचानक ऊंची आवाज में कहा। शोरगुल वाला अखाड़ा तुरंत शांत हो गया। वे सभी एक साथ एक ही स्थान पर देखने लगे। यह वास्तव में जोनास है।
वाह, देखो वह कितना अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि परीक्षा देने के बाद मेरे पास भी पर्पल टैलेंट हो सकता है। अखाड़े में तुरंत एक बार फिर शोर मच गया। बहुत सारे बच्चे जोनास को देखते हैं। उन्हें लगा कि चूंकि उसके पास पर्पल टैलेंट हो सकता है, इसलिए उनके पास भी हो सकता है। जोनास बच्चों की आंखों में भगवान की तरह था। जोनास बिना किसी बदलाव के शांति से चला गया। वह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। वह उस ओर चला गया जहां अकादमियों के प्रतिनिधि मंच के पास बैठे थे। यहां तक कि शहर का मेयर भी प्रतिनिधियों की ओर इतनी इत्मीनान से चलने की हिम्मत नहीं करेगा। ये अकादमियों के लोग थे। ये ऐसे स्थान के लोग थे जहां पहुंचने का मेयर केवल सपना ही देख सकता है। जब भी वह उन्हें देखता है तो उसे हमेशा उनके प्रति विनम्र होना पड़ता है। जोनास स्टारलाइट अकादमी के प्रतिनिधि की ओर चला गया और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। जोनास को देखकर उस व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा और शांति से मुस्कुराया। हालांकि उसे लगा कि जब जोनास ने उसे पहचानने की भी जहमत नहीं उठाई तो उसका अपमान हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अकादमी में जोनास का दर्जा उससे कहीं ज्यादा है। जोनास उसे बिना किसी परेशानी के आदेश भी दे सकता है। उसे अभी भी याद है जब जोनास ने उसे यहाँ आने पर सम्मानपूर्वक वरिष्ठ कहा था, लेकिन केवल 4 साल बाद दोनों के दर्जे और रवैये में बहुत बड़ा अंतर था। अन्य प्रतिनिधि जोनास को बिना कुछ कहे देखते रहे। भले ही वह जूनियर था, लेकिन उसकी स्थिति उनसे बेहतर थी। तुम क्या सोचते हो कि जो कुछ हो रहा है, क्या वह लड़का वास्तव में अपने तत्व को जगा पाएगा? जोनास ने चारों ओर देखते हुए पूछा। यह लगभग असंभव है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन उसके पास ज्यादा संभावनाएं नहीं हैं, आदमी ने कहा। वर्तमान में जब वह बोल रहा था तो उसके पिछले दबंग रवैये का कोई संकेत नहीं था। वह भेड़ की तरह नम्र था। जोनास ने उसकी ओर देखा। ठीक है, हम देखेंगे कि वह कैसा प्रदर्शन करता है। उम्मीद है कि वह हमारा कोई समय बर्बाद नहीं करेगा। जोनास वर्तमान में गरिमापूर्ण तरीके से बोल रहा था। जब वह अकादमी या अन्य बड़े शहरों में था तो वह हमेशा उच्च स्थिति वाले लोगों के साथ रहता था। उसका विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया है। उसने बहुत कुछ सीखा है और उसे वह छोटा लड़का नहीं कहा जा सकता जो वह हुआ करता था। मुझे वास्तव में यकीन नहीं है कि वह इसे जगा सकता है, लेकिन उसे फिर से परीक्षा देने की अनुमति देने में कोई बुराई नहीं है, आदमी ने कहा। जल्द ही बच्चों के लिए अपना नाम दर्ज कराने का समय आ गया। अथर्व अभी तक नहीं आया है। एल्डर ने बिना किसी देरी के परीक्षण शुरू कर दिया। वे किसी के कारण परीक्षण को रोक नहीं सकते थे। यदि अथर्व दूसरी सूची दिए जाने से पहले आ सकता है तो उसका भी परीक्षण किया जा सकता है। जब तक 8 व्यक्ति आए तब तक अखाड़े के किनारे एक हलचल मच गई। इसने तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह आखिरकार आ गया है। अथर्व आ गया था। अथर्व शांति से अखाड़े में चला गया। उसकी आंखें शांत जल की तरह थीं, शांत लेकिन आकर्षक। वह उस स्थान की ओर चला गया जहां पंजीकरण होता है। ठीक है, आपका नाम और उम्र क्या है? पंजीकरण के प्रभारी व्यक्ति को काफी आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से उम्र पार कर चुका था, पंजीकरण करने आया था। फिर उसे तुरंत याद आया कि उसने परीक्षण शुरू होने से पहले क्या सुना था, एक लड़के के बारे में जो 4 साल पहले अपने तत्व को जगाने में विफल रहा था। अथर्व, मैं 16 साल का हूं, अथर्व ने विनम्रता से उत्तर दिया। ठीक है, आप 21वें व्यक्ति होंगे जिन्हें बुलाया जाएगा। वे पहले से ही 8वें व्यक्ति पर हैं। यदि आप अपना नाम पुकारे जाने के 1 मिनट के भीतर मंच पर नहीं पहुंचते हैं,
आपको इस वर्ष परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा और आपको अगले वर्ष तक इंतजार करना होगा, उसने अथर्व को नियम बताए। मुझे पता है सर। फिर भी धन्यवाद। अथर्व ने मार्था की तलाश में स्टैंड की ओर जाने से पहले उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। पिछली बार जब वे साथ आए थे, उससे अलग मार्था जल्दी आ गई। पिछली बार उसे सीट पाने से पहले अथर्व का पंजीकरण कराना पड़ा था, लेकिन इस बार यह अलग था क्योंकि अथर्व पहले से ही इसे ठीक से करने के लिए पर्याप्त उम्र का है। उसे पता था कि आज एरिना भर जाएगा, इसलिए वह जल्दी आ गई और अथर्व के लिए एक सीट बचा ली। वह किसी भी तरह से इसे मिस नहीं करने वाली थी, दुनिया की किसी भी चीज के लिए नहीं। आज उसका बेटा लाइमलाइट में आने वाला था और आज उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन होगा। वह जानती थी कि यह उसके बेटे के लिए कितना मायने रखता है। उसने सिर्फ इस दिन के लिए इतने लंबे समय तक कष्ट सहा था। वह हमेशा उसके साथ रही थी, इसलिए उसे उसका दर्द पता था। जब भी वह खुश होता है तो वह भी खुश होती है। जब वह दुखी होता है तो वह भी दुखी होती है। अगर कोई उसे तंग करता है तो वह उस व्यक्ति की पिटाई करती है। यही एक कारण था कि बहुत कम लोग उसे परेशान करते थे। अथर्व ने जल्दी से उसे ढूंढ लिया और उसके पास बैठ गया। हर कोई उसके शांत चेहरे से हैरान था। ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। उन्हें लगा कि उसके चेहरे पर गंभीरता होगी। अगर वे होते तो वे बेवजह डर जाते। जैसे क्या होगा अगर मैंने अभी भी अपना तत्व नहीं जगाया है। प्रतिनिधियों ने अपनी नजरें उस युवक पर गड़ा दीं। उसका व्यवहार अद्भुत है, लूनर अकादमी के प्रतिनिधि ने आश्चर्य से कहा। अन्य प्रतिनिधियों ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अथर्व के लिए यह एक बड़ा दिन था और उस पर दबाव बहुत ज्यादा होगा। अगर वह अपने तत्व को नहीं जगा पाया तो वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी भीड़ के सामने भी उसका इतना शांत दिखना, जिसे वह जानता था कि वह सिर्फ उसे असफल होते देखने के लिए आए हैं, वे उसके व्यवहार की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। जोनास ने कुछ देर तक अथर्व को देखा। ऐसा लगा जैसे अथर्व ने उसकी नज़र को खास तौर पर महसूस किया और उसकी दिशा में देखा। वे एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहे और फिर एक दूसरे से नजरें हटा लीं। जब मैंने अभी अभी उसकी नजरों से देखा तो मैं अचानक हीन कैसे महसूस करने लगा। ऐसा होना असंभव होना चाहिए। यह निश्चित रूप से एक गलती है, जोनास अपने दिल में चिंतित था। जब अथर्व ने एक पल पहले उसे देखा तो उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने अकादमी में अपने वरिष्ठों से ही महसूस किया था। यह हीनता की भावना थी। वह अपने आयु वर्ग में शायद ही कभी ऐसा महसूस करता हो। अपने आयु वर्ग में वह केवल उन्हीं लोगों को अपना आदर्श मानता है जो ब्लू ग्रेड प्रतिभा वाले या दोहरे तत्ववादी हैं। उसने अपनी उम्र के केवल 3 लोगों के बारे में सुना था जिनमें ब्लू प्रतिभा है, और केवल एक जो दोहरे तत्ववादी था। दोहरे तत्ववादी ब्लू प्रतिभा वाले लोगों से भी दुर्लभ थे। वे शायद ही कभी दिखाई देते हैं और अपने चरणों में लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। वे बिना किसी समस्या के कई चरणों में आसानी से लड़ सकते हैं क्योंकि वे 2 तत्वों द्वारा मजबूत थे। जोनास को देखने पर अथर्व को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह जानता था कि हालांकि जोनास वर्तमान में उससे बेहतर था, लेकिन उसे पकड़ने और उससे आगे निकलने में उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब तक वह मेहनती रहेगा, वह सबसे मजबूत बन जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग और अधिक तनावग्रस्त होते गए। वे सभी जानना चाहते थे कि अथर्व के परीक्षण का परिणाम क्या होगा। कुछ लोग कुछ ऐसा देखने की उम्मीद कर रहे थे जो उन्हें संभव नहीं लगता था, जबकि अन्य बस यह देखना चाहते थे कि अथर्व फिर से कैसे विफल हुआ। मार्था ने आत्मविश्वास से चारों ओर देखा।
वह जानती थी कि उसका बेटा उन सभी को चौंका देगा। वह उनकी प्रतिक्रियाएं देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। एल्डर हमेशा की तरह ब्रेक के लिए चले गए और टेस्ट जारी रखने से पहले नई सूची प्राप्त की। अथर्व ने शांति से उन बच्चों को देखा जो अपनी परीक्षा दे रहे थे। उनमें से कुछ अपने परिणामों से खुश थे जबकि अन्य दुखी थे। हालांकि यही जीवन है, हर कोई सफल नहीं हो सकता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनकी प्रतिभा किस ग्रेड की है। वे महान समूह हैं। वे केवल इसलिए परीक्षा देने आए थे क्योंकि उन्हें परीक्षा देनी थी और कुछ नहीं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय घोंघे की गति से आगे बढ़ रहा हो। आमतौर पर वे पहले ही 20वें नाम तक पहुंच चुके होते, लेकिन वे अभी भी 15वें नाम पर अटके हुए थे। हर कोई दिन के मुख्य कार्यक्रम के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। अथर्व हवा में बेचैनी महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी चाहते थे कि वह तुरंत परीक्षा दे। मूर्खों, मैं अपने परिणाम से तुम्हें डरा दूंगा, अथर्व ने मन ही मन में व्यंग्य किया। बहुत प्रतीक्षा के बाद दर्शकों ने आखिरकार वह नाम सुना जिसका वे इंतजार कर रहे थे। अगला अथर्व। एल्डर ने सूची में अगला नाम पुकारा। भले ही उसे इस विशेष परीक्षा के साथ क्या होगा, इसके बारे में कुछ उम्मीदें थीं। क्या वह अपना भाग्य बदल पाएगा या वह और भी अधिक अंधकार में गिर जाएगा, एल्डर ने अपने मन में सोचा। अथर्व शांति से खड़ा हुआ और धीरे धीरे मंच की ओर चला गया। वह धीरे धीरे सभी की चौकस निगाहों के नीचे वहां पहुंचा। यह बच्चा, यह जानबूझकर ऐसा कर रहा है, मार्था ने शिकायत की जब उसने देखा कि अथर्व कितनी धीमी गति से चल रहा था। वह जानती थी कि वह सभी के दिलों में और अधिक तनाव पैदा करने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हम्फ, कितना बेशर्म है। जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। अथर्व अपनी मां की योजना से अनजान सभी की निगाहों के साथ अच्छा समय बिता रहा था। अगर उसे पता होता तो वह अपने दिल में चिल्लाता, मैंने क्या किया मां, मैं तो बस रहस्यमय बनने की कोशिश कर रहा था। जब वह मंच पर पहुंचा तो सभी की निगाहें अभी भी उस पर टिकी हुई थीं। उसने मन ही मन सिर हिलाया कि वह कितना शांत है। अपना हाथ पत्थर पर रखो, एल्डर ने उससे शांति से बात की। अथर्व ने उस आदमी को देखा, आत्मविश्वास से पत्थर की ओर चलने से पहले मुस्कुराया। जब उसने अपना हाथ पत्थर पर रखा तो सभी ने अपनी सांस रोक ली और परिणाम की प्रतीक्षा की। पूरा मैदान शांत था। सबकी नजरें उस आकृति पर टिकी थीं जिसका हाथ पत्थर पर था। वे परिणाम जानना चाहते थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सेकंड धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। उनके दिल प्रत्याशा में तेजी से धड़क रहे थे। परिणाम क्या होगा, यह उनके दिमाग में सवाल था। जोनास और प्रतिनिधियों के भी यही विचार थे। वे मंच के करीब थे, इसलिए उन्होंने देखा कि अथर्व कितना शांत दिख रहा था। वह वास्तव में बाकी लोगों से अलग है, प्रतिनिधियों में से एक ने कहा। वे सब आलसी दिखने वाले अथर्व को देख रहे थे जिसका हाथ पत्थर पर था। जब अथर्व का हाथ पत्थर पर था तो वह आलसी दिख रहा था। उसका स्वभाव किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं था जो पहले अपने तत्व को जगाने में विफल रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वह पहली बार परीक्षण कर रहा था और उसे परिणाम की भी परवाह नहीं थी। कुछ समय बाद अजीब ऊर्जा उसके शरीर से निकल गई और पत्थर में वापस आ गई। एल्डर परिणामों की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने परिणाम देखे तो वे चौंककर अथर्व की ओर देखने लगे। कृपया अपना हाथ फिर से पत्थर पर रखें। जब एल्डर ने यह पूछा तो उनका स्वर थोड़ा बदल गया। अथर्व ने फिर से अपना हाथ पत्थर पर रखने से पहले कुछ देर तक उनकी ओर देखा। जब भीड़ ने यह देखा तो वे तुरंत आपस में बड़बड़ाने लगे।
पिछली बार भी उन्हें इसी तरह पत्थर पर हाथ रखने के लिए कहा गया था। लगता है कि हम व्यर्थ आए। स्पष्ट रूप से वह फिर से अपने तत्व को जगाने में विफल रहा है। यह देखकर अलग अलग राय सामने आईं। पिछली बार जब अथर्व ने अपना परीक्षण किया था, तब जो लोग मौजूद थे उन्हें भी नहीं लगा कि अथर्व जाग पाएगा। उनके लिए यह देखना सालों पहले मंच पर अथर्व को देखने जैसा था। दोनों मामलों में जो हुआ वह बिल्कुल एक जैसा था। पत्थर पर लौटने से पहले ऊर्जा उनके पूरे शरीर में घूम गई। एल्डर एक बार फिर जांच करने के लिए आए। उन्होंने जो देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। वे परीक्षण के परिणाम भी नहीं बोल पाए। लोग उसके व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। क्या यह संभव है कि वह अपने तत्व को जगाने में सक्षम था? उन्होंने तुरंत परीक्षण के परिणाम के बारे में अटकलें लगानी शुरू कर दी। उन्हें पता था कि एल्डर की इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए निश्चित रूप से कुछ हुआ होगा। एल्डर, परिणाम क्या है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें परिणाम बताओ। स्टारलाइट अकादमी के प्रतिनिधि ने परिणाम जल्दी न बताने के लिए उनके प्रति ठंडे स्वर में बात की। एल्डर तुरंत अपने सदमे की स्थिति से बाहर आए और तुरंत परिणाम की घोषणा की। अथर्व बिजली तत्व बैंगनी ग्रेड प्रतिभा और पृथ्वी तत्व गुलाबी ग्रेड प्रतिभा, उन्होंने जोर से घोषणा की। जब सभी ने परिणाम सुना तो वे सभी अचंभित हो गए। यहां तक कि अथर्व के चेहरे पर भी आश्चर्य की झलक थी। जोनास के चेहरे पर अविश्वास की झलक थी। दोहरी तत्ववादी। अथर्व आश्चर्यजनक रूप से एक दुर्लभ दोहरी तत्ववादी था, और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वह यह थी कि उसके पास बिजली तत्व भी था। हालांकि पृथ्वी तत्व के लिए प्रतिभा का ग्रेड यह इस तथ्य को नहीं बदलता कि वह एक दोहरी तत्ववादी है। मार्था ने अपने बेटे को आश्चर्य से देखा। क्या उसे इस बारे में पता था? हम घर पहुंचकर बात करेंगे। वह जो कुछ हो रहा था उससे अपना ध्यान हटाना नहीं चाहती थी। आज अथर्व ने उन सभी को शर्मिंदा कर दिया है, और साथ ही उसने उसे भी आश्चर्यचकित कर दिया था। मार्था ने अथर्व के चेहरे पर देखा, जिस पर भी आश्चर्य की झलक थी। लगता है कि उसे भी इस बात की जानकारी नहीं थी। जब उसे लगा कि यह पहले से ही ठीक है तो वह शांत हो गई। भीड़ तुरंत ही शोर मचाने लगी। क्या एल्डर ने अभी दो अलग अलग तत्वों का नाम लिया है? हाँ, बिजली और पृथ्वी तत्व। वह एक दोहरी तत्ववादी है। भीड़ शांत नहीं हो पा रही थी। भीड़ न केवल उत्तेजित थी बल्कि प्रतिनिधि और भी अधिक उत्तेजित महसूस कर रहे थे। यह एक अदृश्य प्रतिभा है। उसका प्रत्येक तत्व उसे पूरी तरह से संतुलित करता है। एक आक्रमण के लिए है, जबकि दूसरा अधिकतर बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। जोनास बिना कुछ कहे बस देखता रहा। प्रत्येक अकादमी के प्रतिनिधि यह भी भूल गए कि उसे किस अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा। अथर्व ने सभी की प्रतिक्रियाओं को देखा और यह भी कि वे कैसे दिख रहे थे। मैं इस दिन को हमेशा याद रखूंगा। अथर्व को खुद पर गर्व था। उसने अपनी आंखों से मार्था को खोजा और उसे अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा। वह मंच से बाहर अपनी मां की ओर चला गया। अचंभित भीड़ अभी भी जो कुछ उन्होंने सुना था उससे उबर नहीं पाई थी। प्रतिनिधियों ने जल्दी से अपना होश संभाला और जल्दी से अथर्व को प्रतीक्षा करने के लिए चिल्लाया। रुको, तुम किस अकादमी में शामिल होना चाहोगे? लूनर अकादमी के बुजुर्ग ने कहा। अथर्व ने उनकी ओर देखा और खुद से हंसा। मैं लूनर अकादमी में शामिल हो जाऊंगा। अथर्व ने जवाब देने से पहले इंतजार करने की जहमत नहीं उठाई। उसे लूनर अकादमी के प्रतिनिधि के बारे में अच्छी धारणा थी। उसे अभी भी याद है कि जब वह पिछली बार टेस्ट के लिए आया था तो उसने उसका उत्साह कैसे बढ़ाया था। अथर्व ने मंच छोड़ दिया
और अपनी मां की सीट की ओर चल पड़ा। भीड़ अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी जो उन्होंने देखा था। डेरेक का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने परिणाम सुना। वह जानता था कि उन दोनों के बीच खटास थी, इसलिए जब उसने अथर्व की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा तो वह डर गया। जब उसने सभी की प्रतिक्रियाएं देखीं तो अथर्व को बहुत खुशी हुई। है आश्चर्य करने वाले बेवकूफ अथर्व ने अपने दिल में हंसी उड़ाई। जीत की भावना वास्तव में एक अच्छी भावना थी। इतने लंबे समय तक मजाक उड़ाए जाने के बाद अब वह रसातल से ऊपर चढ़ गया था और उनके सामने सीधा खड़ा था। फिर भी कोई भी उसके सामने बोल नहीं सकता था। अच्छा किया अथर्व, तुमने वास्तव में उन्हें चुप करा दिया है। और साथ ही तुमने मुझे गौरवान्वित किया है, मार्था ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। बेशक मैं सबसे अच्छा हूँ। तुम्हें मुझसे इससे कम की उम्मीद नहीं थी, है न? अथर्व ने कंधे उचकाए और हल्की हंसी के साथ कहा। क्या तुम मर जाओगे अगर तुम एक बार भी खुद की तारीफ नहीं करोगे? मार्था ने अकोराने वाली नजर से पूछा। अथर्व ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। जाहिर तौर पर जवाब देने की उसकी कोई योजना नहीं थी। मार्था ने उसकी तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। वह समझ गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, अथर्व हमेशा अथर्व ही रहेगा। पूरा अखाड़ा लंबे समय तक शांत रहा। प्रतिनिधि एल्डर को परीक्षण जारी रखने के लिए याद दिलाना भी भूल गए। स्टारलाइट अकादमी का प्रतिनिधि स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अथर्व इसके बजाय लूनर अकादमी को चुनेगा। उसके मन में पहले से ही अथर्व की चापलूसी करने का विचार था, जबकि वे अभी भी यहाँ थे। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने जोनास के साथ कैसा व्यवहार किया था। उसे लगा कि उसने पर्याप्त नहीं किया। यही कारण था कि जोनास ने इस दौरान उससे कोई परेशानी नहीं उठाई। उसने अथर्व के साथ सुलह करने की योजना बनाई। अगर वह अथर्व जैसे किसी व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बना पाता तो उसके लिए जीवन आसान हो जाता। सबसे अच्छे एल्डर्स को बेहतर और बड़े शहरों में भेजा जाता था, लेकिन उसे यहाँ भेजा गया। इस छोटी सी जगह को रेड सिटी कहा जाता है। लेकिन वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता था कि उसने ऐसी चीजें देखी थीं जो अन्य एल्डर्स ने नहीं देखी थीं। सबसे पहले अथर्व को अपने तत्व को जगाने में विफल होते देखना, फिर उसे दोहरे तत्वों को जगाते देखना, यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। लूनर अकादमी के एल्डर को अथर्व का जवाब सुनकर खुशी हुई और वह जोर से हंस पड़ा। अन्य प्रतिनिधियों ने उसे ईर्ष्या से देखा। वे जानते थे कि ऐसी प्रतिभा को वापस लाने के लिए अकादमी द्वारा उसे निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। भले ही यह संप्रदाय में उसकी एकमात्र उपलब्धि हो, लेकिन यह गर्व करने लायक बात थी। अन्य अकादमियों के प्रतिनिधियों को इस बात से गुस्सा आया कि अथर्व ने बिना सोचे समझे उन्हें सीधे चुन लिया। उसे कम से कम उन सभी को एक मौका तो देना चाहिए था, फिर तय करना चाहिए था कि वह किसमें शामिल होना चाहता है। हालांकि ज्यादातर प्रतिभाएं स्टारलाइट अकादमी में जाती हैं, लेकिन कम से कम कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उन्हें चुना था। जोनास ने जटिल नजर से सब कुछ देखा। उसे याद आया कि जब उसने अपनी परीक्षा दी थी तो उसने कितनी हलचल मचाई थी, लेकिन अथर्व की तुलना में यह बात करने लायक नहीं थी। जब उसने स्टारलाइट अकादमी में शामिल होने का फैसला किया तो अन्य प्रतिनिधियों को केवल ऐसी प्रतिभा को खोने का दुख था, लेकिन अथर्व को खोने पर वे जो प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं वह स्पष्ट रूप से केवल दुख से कहीं अधिक है। उसने अथर्व के मुस्कुराते चेहरे को देखा और अचानक चिढ़ गया। इसमें गर्व करने की क्या बात है? मैं पहले से ही प्लेन्स में तुमसे आगे हूं। अगर तुम डुअल एलिमेंटलिस्ट हो तो भी तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। जोनास को हमेशा ध्यान का केंद्र बनना पसंद था। उसे हर किसी की नजरों का मजा आता था।
लेकिन अथर्व के उभरने के साथ सब कुछ बदल गया। सभी बच्चे जो उसे पूजा की नजरों से देखते थे, अब अथर्व को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह भगवान से भी बढ़कर हो। तुम परीक्षा क्यों रोक रहे हो? हमारे पास पूरा दिन नहीं है। जोनास ने तुरंत नाक भौं सिकोड़ी और परीक्षा के प्रभारी एल्डर की ओर ठंडे स्वर में कहा। एल्डर ने तुरंत अपना संयम वापस पाया और सूची में अगला नाम जल्दी से पुकारा। जिस बच्चे का नाम पुकारा गया वह चुपचाप खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना नाम पूरी तरह भूल गया हो। भीड़ अभी भी उस घटना से उबर नहीं पाई थी, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। बच्चे के अपनी परीक्षा के लिए जल्दी से आने से पहले एल्डर ने दूसरी बार नाम पुकारा। पूरे क्षेत्र में बाकी परीक्षा के प्रति कोई उत्साह नहीं था। उन्हें पता था कि वे पहले ही परीक्षा का मुख्य आकर्षण देख चुके हैं। परीक्षा समाप्त होने पर भीड़ अभी भी स्तब्ध थी। वह लड़का जो 4 साल पहले अपने तत्व को जगाने में विफल रहा था, वास्तव में एक डुअल एलिमेंटलिस्ट था। यह चौंकाने वाला था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे डरने लगे। उन्हें लगा जैसे वे आग में खड़े हैं। क्या होगा अगर वह मुझसे बदला लेना चाहता है, यही वे सब सोच रहे थे। कुछ लोग अथर्व को बधाई देने के लिए उसके घर भी गए। जब मार्था ने उन्हें देखा तो वह तुरंत भड़क गई। उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने अथर्व का अपमान किया था जब उसने अपना तत्व नहीं जगाया था। अगर वे सभी उससे डरते नहीं होते तो वे शायद उसका अपमान करने के अलावा और भी कुछ करते। अथर्व ने उनमें से किसी की भी परवाह नहीं की। फिलहाल लूनर अकादमी के प्रतिनिधि उससे बात करने आए। यह आश्चर्यजनक है कि आप 12 साल की उम्र में अपने तत्व को जागृत नहीं कर पाने के बाद उसे जागृत करने में सक्षम थे। यह वास्तव में एक दुर्लभ दृश्य है, प्रतिनिधि ने आह भरते हुए कहा। यह सब सीनियर्स के वचन की बदौलत था कि मैं टिक पाया और विश्वास नहीं खोया, अथर्व ने शांति से कहा। जब उसने उसे देखा तो उसे अचानक याद आया कि उसने क्या कहा था। सच कहा जाए तो उसे यह भी याद नहीं था कि वह अखाड़े से कैसे बाहर निकला। उसे जो बताया गया था उसके बारे में तो बात ही छोड़िए, लेकिन उसे प्रतिनिधि के सामने अच्छा व्यवहार करना था। जैसे मुझे याद है कि तुमने क्या कहा था, अथर्व ने सोचा। वह वास्तव में उसके जीवन का सबसे बुरा दिन था। मैंने यह सिर्फ आपको प्रोत्साहित करने के लिए कहा था। सच कहूं तो मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो एक बार असफल होने के बाद अपने तत्व को जगाने में सक्षम हो। मैंने इसके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है, प्रतिनिधि ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, वैसे मेरा नाम क्रिस है। आप मुझे एल्डर ब्रदर क्रिस कह सकते हैं, क्रिस ने अथर्व को अपना नाम बताया। मुझे लगता है कि मैं सीनियर ही कहूंगा, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि अथर्व परेशान करने वाला था, लेकिन वह सम्मान करने वाला भी था। उसकी मां ने उसे यह सिखाया था, इसलिए चाहे वह एक दिन उनसे ज्यादा मजबूत हो जाए या अपने शिखर पर खड़ा हो जाए, उसके बड़े हमेशा उसके बड़े ही रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि उसने कुछ बड़े लोगों के प्रति असम्मान दिखाया है। हर कोई उस सम्मान का हकदार नहीं होता जो एक बड़े को दिया जाना चाहिए। मार्था लगभग उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां वह अपने सभी आगंतुकों को भगा देना चाहती थी। सौभाग्य से वे अपने आप चले गए। अगर अथर्व वहां होता तो वह जाने वाले आगंतुकों की आंखों में डर साफ देख सकता था। जब अथर्व ने उसे अंदर आते देखा, माँ, क्या वे सभी चले गए हैं? उसने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा कि उनके पास काम था, इसलिए वे जल्दी चले गए, मार्था ने जवाब दिया। अथर्व ने कुछ देर तक उसे देखा। उसे स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं हुआ। उसने उन्हें डरा दिया होगा, अथर्व ने सोचा। वह मुझे ऐसा क्यों देख रही है?
क्या उसे पता था कि मैं क्या सोच रहा था? नहीं, असंभव। अथर्व को वास्तव में डर लगा। क्रिस ने माँ और बेटे की जोड़ी को देखा। मार्था द्वारा अथर्व के प्रश्न का उत्तर देने के बाद अचानक चुप्पी से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। अथर्व, तुम हमारे मेहमान के लिए चाय भी क्यों नहीं लाए? मार्था ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। मेहमानों के आने के कारण वह क्रिस का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने में असमर्थ थी। जब उसने देखा कि अथर्व ने उसके लिए चाय भी नहीं बनाई तो उसने तुरंत उसे डांटा। कोई बात नहीं, मैंने लंबे समय तक रुकने की योजना नहीं बनाई थी। मैं केवल अथर्व से यह पुष्टि करने आया था कि वह मेरे साथ अकादमी के लिए कब निकल पाएगा, क्रिस ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मार्था ने यह सुना तो उसने अथर्व की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि निर्णय उसके ऊपर था। जब अथर्व ने उसकी नजर देखी तो वह समझ गया कि उसका क्या मतलब है। जब उसने जवाब देना चाहा तो वह तुरंत स्तब्ध रह गया। वह खेती शुरू करने के लिए उत्साहित था, इसलिए वह कहना चाहता था कि वे अगले दिन निकल सकते हैं। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। यह बहुत मुश्किल था। अगर मैं कहता कि मैं कल जाना चाहता हूं तो वह निश्चित रूप से भड़क जाती, अथर्व ने आह भरते हुए सोचा। हालांकि उसने अपने दिल में यह कहा था, लेकिन वह जानता था कि वह उसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता। वह उसके साथ समय बिताना चाहता था। जब वह अभी भी अपने तत्व को नहीं जगा पाया था तो वह पूरी तरह से प्रशिक्षण में व्यस्त था। अब वह जल्द ही जाने वाला था। अगर वह अपनी प्यारी माँ के साथ कुछ समय नहीं बिताता तो यह उसके लिए गलत होगा। जब मार्था ने यह सुना तो वह अंदर से खुश हो गई। वह जानती थी कि अथर्व खेती करने के लिए कितना उत्सुक था, लेकिन उसने सिर्फ उसकी खातिर एक हफ्ते रुकने का फैसला किया। ठीक है, मैं अब से एक हफ्ते बाद वापस आऊंगा। मैं तब तक शहर में रहूंगा। क्रिस ने सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अथर्व क्रिस को दरवाजे तक ले गया। अपना ख्याल रखना, अभी के लिए अलविदा, क्रिस ने बाहर जाने से पहले सलाह दी। मैं अलविदा कहूंगा, अथर्व ने घर में वापस जाने से पहले उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। जब वह अंदर गया तो उसने मार्था की ओर देखा जो खड़ी थी और उसे प्यार से देख रही थी। तुमने जाने से पहले एक सप्ताह प्रतीक्षा करने का निर्णय क्यों लिया? मार्था ने पूछा। हालांकि वह कारण जानती थी, फिर भी वह सुनना चाहती थी कि अथर्व क्या कहेगा। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं अभी या एक सप्ताह के समय में साधना शुरू करूं? मैंने केवल एक सप्ताह की छुट्टी ली है, इसलिए मैं इतने दिनों के निरंतर प्रशिक्षण के बाद आराम कर सकता हूं, अथर्व ने कहा। जब मार्था ने उसका उत्तर सुना तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत बदल गया। उसके चेहरे के भाव में परिवर्तन देखकर अथर्व हंसी से फूट पड़ा। मैं केवल मजाक कर रहा हूं माँ। मैं जाने से पहले दुनिया की सबसे अच्छी माँ के साथ समय बिताना चाहता था। अगर मैं तुरंत चला जाता तो क्या मैं बुरा बच्चा नहीं बन जाता? अथर्व ने मार्था को अपना असली कारण बताते हुए हंसना जारी रखा। जब मार्था ने यह सुना तो उसके चेहरे पर तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। हम सौभाग्य से तुम अभी भी अपनी माँ के बारे में सोचते हो। बेशक जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। इसके अलावा मैं एक खूबसूरत महिला को नहीं देख पाऊंगा जो हर दिन मेरे जीवन को रोशन करती है, अथर्व ने चुटीले अंदाज में कहा। अपनी चिढ़ाने वाली बातें अकादमी की युवा लड़कियों के लिए बचाकर रखो। अथर्व की चिढ़ाने वाली बातें सुनकर मार्था ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे भी अंदर से मीठा महसूस हुआ। वैसे तुम एक दोहरे तत्ववादी कैसे हो? तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने एक नया तत्व समझा है। मार्था ने वह सवाल पूछा जो वह परिणाम सुनने के बाद जानना चाहती थी। मुझे भी आज तक इसके बारे में पता नहीं था। जब मैं बिजली पहाड़ पर गया था
तब मुझे पृथ्वी तत्व की थोड़ी समझ थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में तत्व को इतनी जल्दी जगा देगा, अथर्व ने एक ऐसे लहजे में कहा जिससे उसका आश्चर्य साफ झलक रहा था। वास्तव में अप्रत्याशित। खैर, यह आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए नए तत्वों को समझना आसान होगा। इस बार आप भाग्यशाली थे। आशा करते हैं कि आपकी किस्मत बनी रहे, मार्था ने गंभीरता से कहा। हाँ, अब मुझे तत्वों को विकसित करने और समझने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना पूरा ध्यान उनमें से किसी एक पर नहीं लगा पाऊंगा। अथर्व ने मार्था के साथ अपने विचार साझा किए। अथर्व ने बाकी दिन मार्था से बात की और फिर तय किया कि अब आराम करने का समय है। माँ, मुझे पिताजी की याद आती है, अथर्व ने अचानक कहा जब वह जाने वाला था। बहुत समय हो गया था, फिर भी उसके पिता अभी तक वापस नहीं आए हैं। हाँ, मुझे भी उनकी याद आती है, मार्था ने धीमी आवाज में कहा। वे कब वापस आएंगे? अथर्व ने पूछा। अथर्व लंबे समय से यह सवाल पूछ रहा था। मुझे नहीं पता प्रिय, लेकिन उसने मुझसे वादा किया था कि वह सुरक्षित वापस आएगा। उसने मुझसे यह भी कहा कि वह लौटने से पहले लंबे समय तक रुक सकता है। मैंने शुरू में उससे न जाने की विनती की, लेकिन उसने कहा कि यह बहुत जरूरी है और उसे जाना होगा। और इसके अलावा उसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। इसलिए मुझे पता है कि वह मेरे पास वापस आएगा, मार्था ने दृढ़ता से कहा। उसे पता था कि उसने कितनी बार इस कथन का इस्तेमाल उम्मीद न खोने के लिए किया था। इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद उसने कभी भी उम्मीद नहीं खोई थी। उसका पति उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वह निश्चित रूप से वापस आएगा। हाँ, वह निश्चित रूप से वापस आएगा। बस काश वह हमारे साथ जश्न मनाने के लिए यहाँ होते, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे पता था कि इस विषय को उठाने से उनका जश्न मनाने का मूड खराब हो जाएगा, लेकिन उसे बस इसे उठाना था। मार्था ने मुस्कुराते हुए अथर्व को देखा। वह वास्तव में उससे बहुत प्यार करती है। उसने उसे बुलाए जाने के दौरान उसके प्रदर्शन के लिए जाने देने का फैसला किया। जब उसने अथर्व के आने वाले प्रस्थान के बारे में सोचा तो उसे अचानक अकेलापन महसूस हुआ। उसका पति अभी भी वापस नहीं आया है। अब उसका बेटा भी जल्द ही चला जाएगा। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसके गालों पर बारिश की तरह आंसू बह रहे थे। वह हमेशा अथर्व की वजह से मजबूत रही है, लेकिन जब वह अकेली होती है तो उसे अपने पति के यहाँ न होने का दर्द साफ महसूस होता है। इतना कुछ करना उसके लिए आसान नहीं रहा है, लेकिन उसे न केवल अपने लिए बल्कि अपने बेटे के लिए भी मजबूत रहना था। काश तुम यहाँ होते। अथर्व ने मार्था के साथ समय बिताया, लेकिन उसे पहले से ही हमेशा प्रशिक्षण की आदत हो गई थी। इसलिए 3 दिनों के बाद उसे प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ा। मार्था ने अपना सिर हिलाया जब उसने यह देखा। वह जानती थी कि वह बिना कुछ किए इतने लंबे समय तक रहने में सहज नहीं होगा। सौभाग्य से उसने पूरे दिन प्रशिक्षण नहीं बिताया जैसा कि वह आमतौर पर करता है। वह घर वापस जाने से पहले लगभग 4 घंटे प्रशिक्षण में बिताता था। जब वह अपने प्रशिक्षण से लौट रहा था तो उसे स्टारलाइट अकादमी के प्रतिनिधि का सामना करना पड़ा। आप अभी भी अपना मन बदल सकते हैं, आप जानते हैं, उसने अथर्व से कहा। मैंने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है। हालांकि निमंत्रण के लिए धन्यवाद, अथर्व ने विनम्रता से मना कर दिया। अथर्व अपनी यात्रा जारी रखना चाहता था, लेकिन प्रतिनिधि ने फिर से उसे रोक दिया। लूनर अकादमी ताकत के मामले में शीर्ष 3 में भी नहीं है। हमने अब तक साम्राज्य पर वर्षों तक अपना दबदबा बनाए रखा है, उसने गर्व से कहा। अथर्व जानता था कि उसने जो कहा वह सही था,
लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे पसंद आया कि सीनियर क्रिस ने खुद को कैसे प्रस्तुत किया। इसने बदले में उसे लूनर अकादमी के बारे में अच्छी धारणा दी। अथर्व कभी भी घमंडी किस्म का नहीं था और उसने इन 4 वर्षों के दौरान बहुत कुछ सीखा था। जब वह अपने तत्व को जागृत करने में सक्षम नहीं था, वह मानव स्वभाव के बारे में भी अधिक जानता था। आपको अपने इस निर्णय पर पछतावा होगा, प्रतिनिधि ने जाने से पहले ठंडे स्वर में कहा। अथर्व ने उसे ठंडी आंखों से देखा। उसे वह पसंद नहीं आया। अच्छी बात यह है कि लूनर अकादमी में शामिल होने के बाद वह उसे नहीं देखेगा। अथर्व घर गया और अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखी। उसने अपना अधिकांश समय मार्था के साथ बिताया और फिर प्रशिक्षण के लिए जंगल में चला गया। उसने एक बार फिर बिजली के पहाड़ का दौरा किया। उसने वहां से जो महसूस किया उसका आनंद लिया। यह एक अच्छी जगह है। उम्मीद है कि मुझे अकादमी में ऐसी जगह मिल जाएगी। अथर्व को वह एहसास बहुत अच्छा लगा जो उसे तब भी महसूस होता था जब भी वह यहाँ ध्यान करने आता था। एलिमेंटलिस्ट ध्यान करके साधना करते हैं। वे अपने शरीर में अपने तत्वों के मूल कणों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। फिर एलिमेंटलिस्ट द्वारा इसे परिष्कृत किया जाएगा। कलेक्शन प्लेन एलिमेंटलिस्ट के शरीर में मूल कणों को इकट्ठा करने के बारे में है। कणों को एक निश्चित स्तर तक इकट्ठा करने के बाद फिर फ्यूजन चरण शुरू होगा। अथर्व ने सुना कि जोनास पहले ही आर्केन प्लेन में प्रवेश कर चुका है। यह वही प्लेन था जिसमें रेड सिटी के मेयर इस समय थे। अथर्व अपनी साधना यात्रा शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। बस इसके बारे में सोचकर ही वह उत्साहित हो गया। अथर्व ने अपनी यात्रा के लिए खुद को तैयार किया और जल्द ही उसके जाने में सिर्फ एक दिन रह गया। सीनियर क्रिस शहर में एक सराय में रह रहे थे, इसलिए उनसे मिलना कोई समस्या नहीं होगी। अथर्व को यकीन था कि उन्हें उनकी तलाश करने की भी जरूरत नहीं होगी। आमतौर पर प्रतिनिधि यह नहीं पूछते कि वह कब जाना चाहते हैं। वह बस उन्हें बता देते कि वे जल्द ही चले जाएंगे। प्रत्येक प्रतिनिधि शायद ही कभी शहर में 4 दिनों से ज्यादा रुकता है। उन्हें यहाँ आना पहले से ही पसंद नहीं था, इसलिए अगर उन्हें ज्यादा समय तक रुकना पड़ता तो वे हमेशा चिड़चिड़े हो जाते थे। लेकिन अथर्व की प्रतिभा के कारण उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते रुकना पड़ा ताकि वे अथर्व की मांगों को पूरा कर सकें। हालांकि वह उनके सामने चापलूसी नहीं कर रहा था, लेकिन वह उन्हें नाराज करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यही एक कारण था कि अथर्व उनका और भी ज्यादा सम्मान करता था। अथर्व जानता था कि अगर दूसरे प्रतिनिधि होते तो वे उनके सामने चापलूसी करने की कोशिश करते। इससे उसे लूनर अकादमी के बारे में और भी जिज्ञासा हुई। अगर अकादमी वैसी नहीं होती जैसी प्रतिनिधि ने पेश की थी, तो वह बहुत निराश होता। हालांकि उसे कोई समस्या नहीं होती क्योंकि वह एक डुअल एलिमेंटलिस्ट था, लेकिन वह जहां भी जाता उसे ऊंचा दर्जा मिलता। शक्ति ही सब कुछ थी और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का बहुत सम्मान किया जाता था क्योंकि वे भविष्य में शक्तिशाली बन जाते थे, बशर्ते कि वे जल्दी न मर जाएं। आखिरकार उसके जाने का दिन आ ही गया। मार्था दुखी और खुश दोनों महसूस कर रही थी। वह खुश थी कि अथर्व का खेती करने का सपना साकार होने वाला था, लेकिन वह दुखी थी क्योंकि वह अकेली रह जाएगी। उसे अचानक कुछ सूझा और उसने जल्दी से एक निर्णय लिया। अथर्व, मैं तुम्हारे पिता से मिलने जा रही हूँ, मार्था अचानक बोली। तुम्हें पता है पिताजी कहाँ हैं? अथर्व ने हैरान स्वर में पूछा। वास्तव में अगर तुम नहीं होते तो मैं उसके साथ चली जाती। तुम ही एकमात्र कारण थे जिसकी वजह से मैं यहाँ रुकी थी। अब चूंकि तुम अकादमी जाने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारी चिंता किए बिना आजादी से जा सकूंगी, मार्था ने अथर्व के गाल को सहलाते हुए कहा। अथर्व ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि यह सही निर्णय था। यहाँ रहने से उसे कुछ नहीं मिलेगा।
तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा? अथर्व ने पूछा। वह जानना चाहता था कि वे कहाँ हैं, ताकि अगर वह उन्हें ढूंढना चाहे तो यह आसान हो। अभी हमारे बारे में चिंता मत करो, मैं वहां पहुंचने पर तुम्हें एक संदेश भेजूंगी। अभी सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान दो, मार्था ने अथर्व को आश्वस्त किया। वह चाहती थी कि वह अपनी साधना पर पूरा ध्यान दे। वह पहले ही पिछड़ चुका है, इसलिए उसे अपनी साधना पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है माँ, लेकिन मुझे संदेश भेजना मत भूलना, ताकि मैं तुम्हारे बारे में चिंता न करूं। उसे अपने पिता से मिले हुए बहुत समय हो गया है। अगर उसकी माँ भी जुड़ जाती तो यह उसके लिए विनाशकारी होता। क्रिस कुछ देर बाद आया। अथर्व, क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। हाँ, अथर्व ने जवाब दिया। ठीक है, मेरे साथ आओ, क्रिस ने घर से बाहर जाने से पहले जवाब दिया। शहर के गेट की दिशा में आगे बढ़ रहा था। बाहर निकलने से पहले अथर्व ने मार्था को गले लगाया। वह बाहर खड़ा रहा और क्रिस के नक्शेकदम पर चलने से पहले कुछ देर तक घर को देखता रहा। जब वे शहर के गेट से गुजरे तो अथर्व को अचानक पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वह अपने पूरे जीवन में जिस शहर में रहा था, उस पर एक बार फिर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि मार्था उसके पास ही खड़ी थी और उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थीं। उसके जीवन का एक नया चरण शुरू होने वाला था।